पे इन गड्ढों को खोदने के पश्चात तुरंत फिल्टर मीडिया से चित्र में जैसा बताया गया है भर दिए जाए, अन्यथा इसमें बारिश अथवा निस्तार का गंदा पानी जमा होकर मच्छर पैदा करेगा, अन्यथा दुर्घटना की संभावना। अजय लोहारा जी अपना माइक बंद कर लें। पाइप की आवश्यकता अनुसार लंबाई का प्रावधान करते हुए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी किया जा सकता है। इसमें खाली आपका जो इसमें चित्र में जो ड्राइंग दिखाई गई है सर जी यहाँ से आपका जो पाइप आ रहा है फिल्टर में और आपका जो संरचना है जिससे कुएं में जोड़ना ना, तो आपका ये लेंथ हर आपकी डिफर होगी, तो ये मौके के हिसाब से जो आपको जरूरत है उतनी आप ले पाएंगे। तीसरी संरचना है ये सीढ़ीनुमा खेती, तो पर्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ढालू जमीन है वहाँ के लिए रहती है। इसमें मनरेगा में जो हमारे अनुमत कार्य सूची उसमें 232, 233, 234, 235 इसकी बात करी गई है। इसकी नॉर्मल टेम्पलेट की लागत है 4,496 रुपये निकाली है और सामग्री मजदूरी सामग्री अनुपात भी 72-28%। इसका जैसा कि आप लोगों को ये है भी ध्यान में रखना है, सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन इसमें जो हमने आपको सीढ़ीनुमा खेती का जो एस्टीमेट बताया गया है ये हमने 100 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर हाइट के हिसाब से इसको गणना है और मौके पे आपका जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से आपको परिवर्तन करना है। सीढ़ीनुमा खेती प्रचलन उस क्षेत्र में जहाँ पर कंटूर रेखा बंदी असफल है, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र पर जहाँ पर जमीन का ढाल से अधिक होता है वहां पे आपको ये सीढ़ीनुमा खेती का स्कोप रहेगा। सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा आदि संतोष शर्मा जी अपना माइक बंद कर लें। माने कटिंग और फिलिंग करके उसको समतल करना है, ये आप लोग समझते हैं, इंजीनियर लोग सब समझते हैं इसको। इसमें ना केवल ढाल कम होता बल्कि मृदा के नमी में गिरता है। अब आपका समतल कर देंगे तो पानी का आपका मॉइस्चर भी रहेगा। जहाँ मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो वहाँ ढलान क्षेत्र से ज्यादा हो वहाँ सीढ़ीनुमा खेती उपलब्ध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सीढ़ीनुमा खेती को जनरली 3 तरीके से हम देखते हैं। अपन टेबल का टॉप बना देते हैं उस तरीके का या इनवर्ड स्लोपिंग और आउटवर्ड स्लोपिंग, जैसी स्थिति होगी उसका उपयोग करते हुए हम कटिंग फिलिंग करके उसको लगभग प्लान करके टाइप से बनाते हैं जिसमें आपका पानी का मिट्टी का छाना कटाना मिट्टी छाना हो, अहेरा मिट्टी, दूसरा उसमें मॉइस्चर वो रहे और खेती करने में आपको आसानी हो, खेती की जुताई वगैरह करने में वो आसानी हो। और बाद में इसमें जहाँ पे आपका फिर हो रहा है आपका स्टेप बन रहा है वहाँ पे आपको बोल्डर का वो पिचिंग भी करने को दिया है ताकि वो मिट्टी का स्टेबिलिटी बने, उसमें वो सिस्टम आपका मौजूद रहे बहन। तीसरी संरचना आपका बोल्डर चेक है। बोल्डर चेक में भी आपको जो है ना इस समूह में हमने दिया है, इसका प्रति का लागत है 9,278 और संख्या इसमें 5 नॉर्मल टेम्परेचर 5 ग्रुप के लिए 46,392 का निकाला हुआ है। इसमें भी आपका मजदूर सामने का अनुपात अच्छा है 77:33 है। इसमें जैसा कि उद्देश्य उपयोगिता में है पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी छोटी नालों पर बनाए गए पत्थरों के अस्थायी बांध को गली प्लग पब्लिक बोल्डर चेक कहते हैं। बोल्डर चेक उन नालों पर बनाए जाते हैं जिनकी गहराई 3 मीटर से कम हो और जलग्रहण क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम हो, अर्थात जिस क्षेत्र में आप बना रहे हो उसका टोटल उसका कैचमेंट एरिया 100 हेक्टेयर से ज्यादा ना हो, इसमें ये बात हम कहना चाह रहे हैं आपसे। और बोल्डर चेक बनाने का मुख्य उद्देश्य नाले में बहने वाले पानी की गति को कम कर मिट्टी का कटाव रोकना है तथा नाले के बहाव की विध्वंसक शक्ति को कम करना है। तो ये हुआ स्थल चयन में। इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल जो अपना बोल्डर चेक बनेगा उसका जलग्रहण क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर के बीच से इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक बोल्डर और नाले के तल की ढलान बोल्डर चेक है, मतलब थक गया हूँ माधव इतनी पढ़ाई करने का। बोल्डर चेक है, बैंड ट्रेसिंग। भाई माइक बंद कर लीजिए प्लीज माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है।
खो दो यार। नेक्स्ट हमारी संरचना है बॉक्स ट्रेंचेस, कुंडी कुइया। ये हमारे उसमें अनुमत कार्य सूची में 242 नंबर पे है और इसको भी हमने ग्रुप में ही इसमें नॉर्मल टेम्पलेट में रखा है। 2815 रुपया की एक कुंडी कुइया बनेगी, जिसमें 10 के लिए हमने 8149 का टेम्पलेट बनाया है। ये इसलिए भी है कि आपका ग्रुप में करने से आपका एक ही बोर्ड बनेगा और आपको जगह जगह छोटे छोटे संरचनाओं के लिए पता लगा जिसकी लागत ही उतनी नहीं है उसके लिए बोर्ड हम उससे ज्यादा बना रहे हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन संरचनाओं को हम ग्रुप में बनाएंगे। इसमें हमारा मजदूरी सामग्री अनुपात 79:21 का है और इसका उद्देश्य और उपयोगिता में हमें ध्यान रखना है। बॉक्स ट्रेंच का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर को ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन में परकुलेट करना है, जिससे जमीन में नमी बनी रहेगी एवं भूमि कृषि योग्य एवं उपजाऊ होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका आकार स्टेटा के अनुरूप लिया जा सकता है। तकनीकी दृष्टि से यह विधि खेतों में रनाव के संरक्षण की तकनीक है। इस संरचना के संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। बारिश के दौरान निजी खेतों में पानी बहकर निकलता है। जब खेतों में फसल लगी होती है तो बेकार बहने वाले पानी की मात्रा कम होती है और गैर जोते खेत में अधिक मात्रा में पानी बहकर निकलता है। ये तो आप लोग जानते हैं, देखते हैं। इन कुंडी कुइयों को खेत में उस जगह बनाया जाना चाहिए जहां से बरसात का पानी खेत में अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पे पानी खेत में आ रहा है उसी जगह आपको बनाना है और खेत से बाहर निकलता है। तो दो जगह आपकी, जहां से आ रहा है और जहां से निकल रहा है। इन संरचनाओं की गहराई 3 से 5 मीटर और गोलाई 2 से 3 मीटर रखी जाए। यदि इन कुंडी कुइयों की तली में कच्चा पत्थर या रेत या बजरी मिलती है तो वह बहुत फायदा देगी, और सीधा आपका वो परकुलेशन के लिए बहुत अच्छी संरचना हो जाएगी। इसमें हमने आपको जो आकार दिया है बॉक्स ट्रेंच में 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 3 मीटर का दिया है, लेकिन आपको ये मौके पे जो भी है स्थिति उसके हिसाब से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। इनकी आकृति गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, अन्य प्रकार की भी रखी जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई फिक्स से ही होना चाहिए, तो आपको ये मौके के हिसाब से जो ठीक है वो ले सकती है। नेक्स्ट संरचना है इसमें समुदाय के लिए डाइवर्जन वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ये हमारी अनुमत गतिविधि के सर्वे क्रमांक 104 पे है ये, और इसकी हमने आपको जो नॉर्मल टेम्पलेट दिया है 100 मीटर लंबाई के मान से दिया हुआ है। और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जो हमने साइज रखी है वो 100 मीटर लंबाई और 30 मीटर 30 मीटर नहीं 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 50 सेंटीमीटर, इसको आपको तो ध्यान रखना है। और इसमें मजदूरी सामग्री अनुपात भी अब कच्ची ट्रेन है तो 18 पक्की ट्रेन है। ये पक्की ट्रेन इसलिए इसमें लेबर हमारा कम है, 1882। तो इसमें महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण से पक्की नाली निर्माण के निर्देश विभाग के पत्र क्रमांक 53/22/B-N 2017 दिनांक 4 जनवरी 2017 के अनुसार जारी किए गए। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी का है। नाली का ढाल इस प्रकार बनाया जाए कि यह ग्राम के समीपस्थ बहने वाले नाले से मिल जाए। इसको ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, डिस्पोजल पॉइंट है, वहां तक बनाना है, नहीं तो आप बीच में छोड़ेंगे तो वो गंदगी
करेगा और वहां पे मच्छर पैदा होंगे, बीमारी पैदा होगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि उसका डिस्पोजल तक ही उसको ले जाना है। यदि सड़क के दोनों ओर मकान है और जमीन उपलब्ध है तो दोनों ओर नालियां बनाई जाए, अन्यथा किसी भी स्थिति में कम से कम एक और नाली अवश्य बनाई जाए। और इसमें नाली का आपको ये ड्राइंग भी दिया गया है, आयताकार की नाली भी है, बी या एल आकार की भी नाली आपको बना सकते, किसी भी साइज की आपको नाली स्थल के अनुसार जो आपको आवश्यकता है वो बना सकती है। नेक्स्ट संरचना हमारी है अर्दन चेक डैम फॉर कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल, दोनों के लिए। और ये हमारे मनरेगा में जो अनुमत कार्य की सूची है उसमें 69 एवं 74 नंबर पे है। इसमें हमने 25 मीटर लंबाई के लिए संरचना बनाई है। 1,22,779 रुपया इसका लागत वर्कआउट हुआ है। और मौजूद सामग्री अनुपात 86 लेबर 14% आपका मटेरियल है। और इस संरचना का जो है ना आपको ऊपर जो रखा गया है 2.10 मीटर टॉप है इसमें और 15.6 मीटर इसका बॉटम, तो 3 मीटर इसकी हाइट है। ये आकार इसमें हमने रखा है। अब आपको मौके के हिसाब से जो भी इसमें आवश्यकता उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। अर्दन चेक डैम ढलान वाले क्षेत्र में ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी को रोके जाने वाली विधि है। इस पानी को उपलब्धता के अनुसार खरीफ अथवा रबी या दोनों फसलों को लेने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्दन चेक डैम का बेसिन जहां तक हो सके समतल होना चाहिए। बेसिन मतलब आप समझ रहे हो, पानी का बहाव जहां पानी इकट्ठा होना है वो समतल होना चाहिए, ध्यान रखना है, जिससे कि कम ऊंचाई के बंड में अधिकतम भराव हो सके। बंड की ऊपरी चौड़ाई h/5 प्लस 1.5 द्वारा ये आपको फिक्स करना है। जिसमें h जो आपका है जो बंड की ऊंचाई मीटर में है ये आपको पता है, ध्यान रखना है। बेस्ट पियर की ऊंचाई भराव क्षमता तल माने FTL जो आपका रहेगा फुल टैंक लेवल के तल के बराबर रखी जावे। ये आपको इसमें ड्राइंग भी दिया गया है, तो मौके के हिसाब से आप इसमें ब्रेथ वगैरह में जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। स्लोप वगैरह आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम उसमें स्लोप का ध्यान रखना है। इसमें अप स्ट्रीम में स्लोप जैसे 1:5:1 का दिया है, डाउन स्ट्रीम में 3:1 का है। डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्लोप ज्यादा। इसके ड्राइंग बताइए सर, ड्राइंग इसकी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है संरचना अर्दन गली प्लग। ये भी हमने कम्युनिटी इंडिविजुअल दोनों के लिए अलाउ है। कुछ लोगों ने बीच में मेरे से पूछा भी था कि जो इंडिविजुअल के लिए भी क्या अलाउ है, तो मैंने कहा अलाउ है। इसको आपको स्पष्ट रूप से लिखा है, तो आपको लेना है कहाँ पे आपको आवश्यकता है। इसको भी हमने ग्रुप में ही 5 के ग्रुप में टेम्पलेट में रखा है। एक गली In case of Arsan Dam, how much is the slope of the bed? और इसमें 82:18 का अनुपात है। इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने बताया था कि आपका जो बोल्डर चेक है उसको इंडिविजुअल बोल्डर चेक को 1 से 2 हेक्टेयर का आपका कैचमेंट एरिया उसका पानी आएगा उसमें, तो ये डेफिनेटली गली प्लग उससे छोटा स्ट्रक्चर है, तो 1 हेक्टेयर से कम का पानी ही इसमें आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब गली के लिए 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का पानी आया उसमें एक गली बनेगी, आपकी गली प्लग बनेगा। प्रदेश में गिरने वाली कुल बरसात का 80 से 90% पानी व्यर्थ चला जाता है। आमतौर पर लगभग सभी गांवों से होकर छोटे बड़े नाले बहते हैं। यदि हम बारिश का पानी इन नालों में ही रोक लें तो पर्याप्त मात्रा में पानी एकत्रित कर सकते हैं। नालों में रुके पानी से आसपास के कुएं ट्यूबवेल भी रिचार्ज होंगे तथा रबी की फसल हेतु भी इस रुके पानी का उपयोग किया जा सकता है। गली प्लग नाला बंधान हेतु आदर्श स्थान कौन सा रहेगा, ये बात गांव के बड़े बुजुर्ग आसानी से बता सकते हैं। माने इसमें आपको गांव वालों को उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है, उनके अनुभव का आपको इसमें लाभ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। गली प्लग आप लोग बांध को ऐसी जगह बनाए जहां उसके जल ग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाला पानी उसकी क्षमता के बराबर हो, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। गली प्लग के ऊपरी हिस्से में जहां पानी एकत्रित होगा वहां की ढलान इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ढलान जो है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। गली प्लग नाला बंधान में नींव देना जरूरी है। इससे बनाने के लिए नाले की तली की मिट्टी उसको लगभग कम 1 फीट आपको खोद के निकाल देना है। खोदे भाग की तली से बांध को पूरा करने तक
एक ही किस्म की मिट्टी काम में ली जाती है। बांध को बनाने में प्रत्येक बार मिट्टी की 15 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाई जाती है। एक साथ आपको ऐसा नहीं करना कि एक ही साथ पूरा आपने 1 मीटर 1.5 मीटर पूरा बना दिया, ऐसे नहीं करना। 15-15 सेंटीमीटर की परत में ही आपको करना है ताकि उसकी कुटाई कंपैक्शन आपका ठीक से हो जाए। उसमें उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी से घास, पेड़ की जड़ें, पत्थर एवं कचरे जैसी चीजों को हटा देना चाहिए। मिट्टी की बिछाई प्रत्येक एक परत पर पानी छिड़ककर दोरमट हैंड रैमर से मिट्टी की कुटाई की जाती है। ये ध्यान रखना है। इतना करोगे तो आपका संरचना स्टेबल होगी, मजबूत होगी और पूरी तरह से उपयोगी होगी। नेक्स्ट हमारा इसका ड्राइंग भी आपको दिया है, बता दिया। जली प्लग का आपका जो है आकार हमने जो है ना आपको बता दिया है। इसमें गैबियन एनीकट चेक डैम फॉर कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल, ये भी आपको इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों के लिए आप ले सकते हैं तो लेना है। इसमें हमारे 262 जो सूची है हमारी कार्यों की, उसमें 72 व 77 नंबर पे ये आपको सूची में दिया गया है। और ये भी चूंकि छोटी संरचना है, इसमें 17,265 की एक प्रति संरचना की लागत है, तो हमने इसमें ग्रुप में ही सैंक्शन करने के लिए आपको इसमें बात करी। तो ये 86,383 रुपये वाला टैबलेट आपको दिया गया है। और इसमें हमने आपको जो 5 संख्या के लिए सैंक्शन किया हुआ है और आकार इसमें है 2 मीटर बाई 3 मीटर बाई 1 मीटर भी है, 4 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 मीटर भी है, 6 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर भी है। तो इसमें आपको आएगा। तो ये संरचना में हमारा अनुपात भी अच्छा है, 12 नहीं, ये पक्का संरचना है, इसलिए इसमें तार वाली इसलिए इसमें मटेरियल कंपोनेंट ज्यादा है, 12 लेवल कम है। इस संरचना में पत्थरों को तार की जाली में बांध कर रखते हैं, इससे पत्थरों के पानी के साथ बहने की संभावना खत्म हो जाती है। यह आकार में लूज बोल्डर से बड़े होते हैं तथा इसके ऊपरी हिस्से में पानी का संग्रह अधिक होता है। ऊंची ढलान और भारी वर्षा के इलाकों में जहां लगातार भूस्खलन का खतरा बना रहता है, वहां गैबियन संरचना द्वारा कंटूर रेखा पर पाल निर्मित कर पहाड़ी क्षेत्र में या नाले के पास इमारतों या सड़कों को भूस्खलन से बचाने के लिए गैबियन संरचना का उपयोग किया जा सकता है। हेलो, और दूसरा हमको इसमें और फायदा क्या है कि भूमि यही बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, स्थल चयन में आपको ध्यान रखना है अधिक मात्रा में भूमि का जहां आपका कटाव ज्यादा हो वहां पे आपको इसमें कहना है, इसको उपयोग करना है। अधिक मात्रा में पानी जमीन के नीचे जाता है इसमें, जिससे भूजल पुनर्भंडारण की गति बढ़ती है। यह भी संरचना का कम से कम 6 हेक्टेयर होना चाहिए। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसको जो है ना किस संरचना के लिए कितना हमारा कैचमेंट एरिया की आवश्यकता है, तो इसको कम से कम 6 हेक्टेयर होना चाहिए। इससे कम जलग्रहण क्षेत्र के लिए बोल्डर चेक ही पर्याप्त है। किनारे सुदृढ़ हो, कमजोर किनारे एवं कम ऊंचाई वाले नालों पर गैबियन ना बनाए। ऐसे स्थान पर जहां नाला तेजी से गिरता हो वहां गैबियन ना बनाए। छोटे पत्थरों को अंदर की ओर, बड़े पत्थरों को बाहर की ओर जमाएं। बड़े पत्थरों के बीच छोटे खाली स्थानों पर छोटे पत्थर जमाएं। सबसे छोटे पत्थर का आकार भी तार के छिद्रों से बड़ा। ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी तार की जाली पता लगा 4x4 की है और आपने पत्थर को 4 इंच से भी छोटा बना दिया, तो आपका वो ठीक नहीं है। तो आपको जो तार की जाली है, अगर उसमें 4x4 इंच का खांचा है तो आपका पत्थर 4x4 इंच से बड़ा ही होगा, तभी जाके आपका वो टिकेगा। और इसमें ये भी लिखा है कि छोटे पत्थरों को अंदर की ओर और बड़े पत्थरों को बाहर की ओर रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसमें इस संरचना की मुख्य उपयोगिता के बारे में, संरचना की मुख्य दीवार को नाले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनाना है। आमतौर पर दीवार की ऊंचाई हर जगह बराबर रखी जा सकती है। 2 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली दीवार को सीढ़ीनुमा बनाना। अगर 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई आपकी हो रही है तो सीढ़ीनुमा बनाना है। और ये आपको जैसा ड्राइंग में दिखाया गया है 1 मीटर का आपको वृत्त रखते हुए इसको स्टेप में ऐसे दिखाना है, ऐसे बनाना है। तो आपको ऐसे आप कराएंगे तो आपका स्ट्रक्चर भी बनेगा और इकोनॉमिक भी रहेगा और
नेक्स्ट संरचना हमारी है मिनी परकुलेशन टैंक फॉर कम्युनिटी और मिनी फॉर इंडिविजुअल। तो इसको भी हमारा सूची में 178 182 पे ये नंबर काम है। और इसमें अभी जो आपको नॉर्मल टेम्पलेट पहले जारी किया गया है उसका 3600 क्यूबिक मीटर का क्षमता का है, 4,17,970 का है। इसमें मजदूरी सामग्री अनुपात भी 74:26 का है। इसमें मिनी परकुलेशन टैंक वास्तव में तालाबों का ही एक विशेष प्रकार का है जिसमें बरसात के बहते पानी को इकट्ठा किया जाता है। इन तालाबों में इकट्ठा हुआ पानी उनकी तली से धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे की परतों में भरता है। जमीन के नीचे की परतों में भरता हुआ पानी भूजल के स्तर को ऊपर उठाता है और भूजल भंडारों को और अधिक समृद्ध कर ज्यादा उपयोगी बनाता है। मिनी परकुलेशन टैंक के तल से रिसा हुआ पानी कुओं एवं नलकूपों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये संरचना बड़ी उपयोगी हो जाती है रिचार्जिंग पर्पज से। जितने भी आपके कुएं हैं, नलकूप हैं, उनमें बड़ा इसका अच्छा प्रभाव आता है। मिनी परकुलेशन टैंक किसानों के खेत के ऊपरी क्षेत्र में या पानी के प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप अधिक से अधिक पानी आकर जहां संग्रहित हो वहां बनाना लाभदायक होता है। तो किसानों की जहां खेती है और उसके ऊपर आपके पास अगर उस जमीन उपलब्ध है और वहां पे अगर आप ये बनाते हो मिनी परकुलेशन टैंक, तो वो किसानों के लिए उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि उसका पानी रिसेगा और वो खेती के लिए नमी पैदा करेगा। तालाब में भरे पानी से भूमिगत नमी का लाभ उसी खेत में मिल सकता है। इसकी उद्देश्य उपयोगिता स्थल चयन को हम देखने के बाद, मिनी परकुलेशन टैंक किसानों के खेत के ऊपरी क्षेत्र में या पानी के प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप अधिक से अधिक पानी आकर जहां संग्रहित हो। या तो ऊपरी क्षेत्र किसान के खेत बनाओगे तो उसको ऊपरी क्षेत्र बनाना है, या प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप जहां अधिक से अधिक पानी आकर संग्रहित होता है वहां बनाना, ताकि तालाब में भरे पानी से भूमिगत नमी का लाभ उसी खेत में मिल सके। निर्धन वर्ग के कृषकों की असिंचित भूमि पर छोटी जल संग्रहण संरचनाओं द्वारा सिंचाई के प्रबंधन के लिए भी बड़ा उपयोग होता है। निर्धन वर्ग कृषकों की असिंचित भूमि पर छोटी जल संरचना द्वारा सिंचाई के प्रबंधन होता है। पोखरों के भराव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो जाने से समस्त खेत की पूरी फसल को न केवल बचाया जा सकता है, बल्कि पूरा पानी मिलने से फसल के उत्पादन में लगभग 10 से 20% तक की बढ़ोतरी होगी। और खेत का पानी खेत में रोकने की जो बात हम कहते हैं वो इसमें बड़ी सहायता मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी, उनके खेत में ही पानी को रोक पाएंगे। वह स्थान जहां पर पानी के रिसने की संभावना बेहतर हो, अर्थात जमीन रेतीली या भुरभुरी या मुरमिली हो, वहां पर परकुलेशन टैंक बनाना तकनीक रूप से सबसे ज्यादा उचित होता है। इसके निचले हिस्से में भूजल को इस्तेमाल करने में सक्षम संरचनाएं उदाहरण जैसे कुएं हैं, नलकूप हैं, बावड़ियां हैं, प्रसन्न गैलरियां इत्यादि तो पहले से बनी होंगी, उनमें इसका फायदा उनको तुरंत मिल जाएगा। परकुलेशन टैंक जोड़ वाली और विघटित चट्टानों की जहां पर 2 मीटर से अधिक मोटी परत हो वहां बनाया जाए। अगर ये स्थिति मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। जहां पे आपकी जोड़ वाली और विघटित चट्टान है, 2 मीटर से अधिक मोटी परत, तो वहां आपको और फायदे मिलेंगे। परकुलेशन टैंक जहां भूजल स्तर गिर रहा हो वहां बनाए जाए। जहां भूजल स्तर लगातार गिर रहा है तो आपके क्रिटिकल ब्लॉक हैं, उनमें आपके वो आइडेंटिफाई है। जहां पे आपके क्रिटिकल है या ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक है, वहां पे ऐसी संरचनाएं आपको बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। अतिरिक्त जल हेतु निकास मार्ग बनाया जाए, जहां ठोस चट्टान नाले में आ जाए वहां परकुलेशन टैंक ना बनाया जाए। ये भी आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग पूरा डिटेल में जो लिटरेचर पहले भी दिया गया है वो सब ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको संरचनाओं के स्थल चयन में बड़ा सफलता मिलेगी। जहां 10 मीटर से अधिक काली एवं चिकनी पीली मिट्टी की मोटी परत मिलती हो वहां ना बनाया जाए। ये भी आपको ध्यान रखना, परकुलेशन वहां होगा नहीं, काली मिट्टी होगा तो चिकनी पीली मिट्टी है तो वहां परकुलेशन होगा नहीं, तो वहां का आपको ये नहीं बनाना है। काली मिट्टी का उपयोग पाल बनाने में ना किया जाए। इसके बाद आपका है फिशरीज पॉन्ड फॉर कम्युनिटी। नेक्स्ट संरचना है मत्स्य पालन के तालाबों का निर्माण। ये हमारा मनरेगा के 262 कार्यों की सूची में 182 नंबर पे अनुमत है। इसकी हमने क्षमता 1000 क्यूबिक मीटर की है
आपको नॉर्मल टेम्परेचर रखा है। 1,30,114 रुपये इसकी लागत, मार्गदर्शी लागत इसमें आई है। इसमें मजदूरी सामग्री अनुपात 73:27 है। इसका हम उद्देश्य उपयोगिता चयन को देख लें। विभाग का पत्र क्रमांक जो 2008 में जारी हुआ है, 1617 नंबर क्रमांक का, उसके बाद हुआ है 3442 8/5/2008 को जारी हुआ है। मीनाक्षी परियोजना, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो लोग पहले यहाँ पे पुराने लोग हैं उनको मालूम है, मीनाक्षी परियोजना के नाम से निर्देश जारी हुए थे। उसके बाद 2014 में भी जनवरी 14 में भी इसके निर्देश जारी किए गए थे। 600 वर्ग मीटर गड्ढा खोदकर मछली खेती की जा सकती है। मछली पालन बहुत ही कम खर्च पर अधिक मुनाफा वाला होता है। ग्रामीण क्षेत्र आजीविका की समस्या पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुए मत्स्य पालन व्यवसाय से रोजगार के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। भूमि में जल धारक क्षमता अधिक होनी चाहिए। भूमि अधिक क्षारीय अम्लीय नहीं होना चाहिए। सामान्य स्थल पर 40% रेत, 20% गाद एवं 20% मिट्टी होना आवश्यक है। उपयोगिता फिश पॉन्ड मिट्टी से बना हुआ एक सामान्य तालाब की तरह ही है। इसका आकार स्थल की सुविधा अनुसार ले सकता है। इस पॉन्ड में मिनिमम 1 मीटर की गहराई तक पानी रहना चाहिए। ये आपको देखना है कि 1 मीटर पानी रहना चाहिए ताकि उनकी जीवन उनका बचे। नेक्स्ट संरचना आपकी है, इसकी ड्राइंग भी आपको इसमें दी है। 22 मीटर बस 22 मीटर का इसमें पाप दिया है और नीचे आपका 16 मीटर बाय 16 मीटर। इस हिसाब से 1000 मीटर क्षमता का ये बनाया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट आपकी संरचना स्टेगर ट्रेंच फॉर कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये एक बहुत पॉपुलर और सब जगह इसकी जरूरत होती है, जहाँ पे आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं या जहाँ पे कंट्रोल कैचमेंट एरिया में ट्रीटमेंट के रूप में। ये हमारा सूची में 239-240 नंबर पे इसको अनुमत है ये, और दोनों के लिए, कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। और इसमें हमने जो आपका टेम्पलेट बनाया है, तो इसमें 40,375 रुपये इसका नॉर्मल टेम्पलेट मार्गदर्शी लागत है। और इसमें एक ट्रेंच का जो आकार है वो आपका 3 मीटर बाई 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर, 1 हेक्टेयर का 200, और 1 हेक्टेयर में 221 से आपके ये इस साइज के इस तरह का ट्रेंच आपके बन जाएंगे। और इसमें आपको जो स्थल का उपयोग चयन के बारे में हम देख लें तो लेबर ओरिएंटेड ही काम है ये। कंटूर ट्रेंच पहाड़ी या टीले के चारों ओर से घेरते हुए ढाल की लंबवत चिन्हित कंटूर रेखा पर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य मिट्टी के अपारदान को रोकना, मिट्टी की नमी को बढ़ाना और भूजल के स्तर को उठाना है। इस तरह का ट्रेंच कंटूर रेखा पर टुकड़ों विभक्त कर बनाई जाने वाली ट्रेंच है। स्टीप ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पंक्ति में इस तरह का ट्रेंच खोदे जाते हैं। नीचे की पंक्ति में खाई का स्थान, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 2 खाई के बीच में स्थान के सीध में होता है। इस प्रकार पानी के बहाव के अधिकतम 20 मीटर लंबाई कम की जा सकती है। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि अगर हम इस तरह का ट्रेंच नहीं बनाते तो पानी 20 मीटर तक बह जाता। तो जो हमने अवरोध डाला है तो उससे वो हमने पानी का बहाव को एक ट्रेंच ने 20 मीटर लंबाई पानी बहने से रोका है। माने इन खाइयों के द्वारा हमने पानी के बहाव की गति को कम किया। जैसे हमारे स्पीड ब्रेकर होते हैं सड़क में, वैसी बात है ये। और नमी को मूल प्राप्त अवस्था में संरक्षित किया जाए। इसका उद्देश्य और आगे देख लें, प्रत्येक ट्रेंच की लंबाई चौड़ाई गहराई वो 3 मीटर बाई 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर बताई दी हमने। ट्रेंच की एक लाइन की दूसरी लाइन से दूरी, इसमें हमको ये देखना है कि हमारे वहां पे वर्षा का क्या प्रतिशत, वर्षा का औसत वर्षा क्या है। अगर हमारा कम वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पे 600 से 800 मीटर औसत वर्षा होती है साल में, तो उसमें हमें 8 से 10 मीटर का एक अंतराल लेना है एक लाइन से दूसरी लाइन का। और अगर अधिक वर्षा वाला है जहाँ पे 800 मिलीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पे 3 से 5 मीटर ही रखना है। और एक ही लाइन में एक ट्रेंच की दूरी, ट्रेंच से ट्रेंच की दूरी 3 से 5 मीटर, माना ट्रेंच से ट्रेंच के आपस में 3 से 5 मीटर तक रखना है। और बाकी वर्षा के आधार पर औसत वर्षा के हिसाब से हमको उनका लाइन से लाइन की दूरी रखना है, कंटूर लाइन।
इसका हमने आगे आपको ये चित्र में दिखाया है कि कोई भी ट्रेंच जो है ना, एक आमने सामने नहीं आती, बिल्कुल पैरेलल नहीं होती है, तो ट्रेंचों के बीच में नीचे वाली लाइन की ट्रेंच आती है। ये आपको पता है, इसको आप लोग बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी संरचना है ड्रेनेज वाटर लॉक ड्रेन। इसको हमारे मनरेगा अनुमत कार्यों में ये 61 और 66 नंबर पे अलाउ है, और इसमें हमने ग्रुप में ही इसको आपको दिया हुआ है। 100 मीटर लंबाई के लिए प्रति इसकी नाली की लागत है 4753। 10 के लिए हमने आपने नॉर्मल टेम्पलेट में प्रावधान किया है, तो ऐसे 77,573 का ये टेम्पलेट बनाया है। इसमें भी मजदूरी सामग्री अनुपात की अच्छी है, इससे अच्छा 83:17 है। और हम इसका उद्देश्य उपयोगिता देख लें। अच्छे एवं अधिक पैदावार एवं जड़ क्षेत्र में वायु संरचनाओं को अच्छा बनाने हेतु सतह निकास तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे अतिरिक्त जल को मिट्टी से दूर किया जा सकता है। व्यक्तिगत खेत पर मोरी से अधिक पानी का निकास कर नाले अथवा नदी में मुख्य मोरी से डाला जाता है। तो ये तो आप लोग ये समझ रहे हो कि वाटर लॉक एरिया जहाँ पे पानी भरा रहता है और फसल जो है ना हमारी गल जाएगी, तो वहां पे इस चीज को हमको बनाना है, ये ध्यान रखना है। सतह निकास तंत्र के मुख्य लाभ कम प्रारंभिक लागत है, सतह जल का द्रुत निकास है, आसान निर्माण है। ड्रेनेज वाटर यह एक खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी होने की स्थिति में कच्ची नाली का निर्माण स्थल अनुसार किया जाता है। और इसमें आपको ये ड्राइंग भी दी गई है, तो आपको इस ड्राइंग के हिसाब से ही इसमें चलना है। इसका क्लियर कट आपको दिख रहा है कि नाली आपको कैसे बनानी है। आप व्यवस्थित नाली बनाएंगे, बढ़िया उसको कंस्ट्रक्शन करके रखेंगे, तो आपका सुंदर दिखेगी भी, और पानी जो है आपका अतिरिक्त पानी जो कहें हम, तो उसको जरूरत नहीं फसल को वहां से निकल जाएगा। लेकिन उस पानी को भी जैसा हमने बताया था कि निकाल के मुख्य नाले जो भी है वहां तक आपको छोड़ना है ताकि वो निकले। और इसमें आपको ढाल का भी ध्यान रखना है ताकि पानी आपका पूरा ठीक से निकले। तो ये आपका वाटर लेवल है। नेक्स्ट संरचना हमारी है रिचार्ज पिट। ये भी आपके लिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों के लिए अलाउ है, और ये हमारे सूची में 190 191 नंबर पे ये अनुमत है। इसको भी हमने आपको ग्रुप में ही सेंक्शन बताया है, नॉर्मल टेम्पलेट जो लिया है। तो प्रति संरचना की लागत हमारी 18,415 है, और इसमें 92,073 का हमारा ये आपका टेम्पलेट आया है। और इसमें जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 3 मीटर बाई 3 मीटर बाई 3 मीटर का आकार होता है, और रेशियो इसमें 60-40 का आया है, क्योंकि इसमें कुछ सामग्री भी ना हो। तो वाटर रिचार्ज पिट बनाने से हैंडपंप घरों के छतों का पानी पुनः उपयोग में ला सकता है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी, साथ ही आसपास कीचड़ बंदी नहीं होगी। ये उसका मुख्य फायदा है। भूजल स्तर में वृद्धि भी होना है और कीचड़ गंदगी से हमको बचाना है। नलकूपों की तुलना में कुओं के पानी की कई गुना अधिक मात्रा जमीन के नीचे रिचार्ज की जा सकती है, अतः भूजल रिचार्ज के लिए कूपों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें आप लोगों को मालूम ही भी है कि प्रत्येक कूप के साथ में आपको रिचार्ज संरचना बनाना अनिवार्य है, चाहे आप रिचार्ज पिट बनाएं, चाहे आप खेत तालाब से जोड़ें। ये आपको अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी संरचना कुएं की बिगड़ रिचार्ज संरचना की ना बने। यदि खेतों के पास कोई नाला हो तो बरसात में उसके बहते पानी को कुएं में डालकर रिचार्ज किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उपयोगिता देख लें। रिचार्ज पिट से प्राप्त पानी में गाद एवं मिट्टी के बारीक कण मिले होते हैं, जिसके कारण कुएं की तली या दीवारों पर जमने से भूजल रिचार्ज की मात्रा घटने का अंदेशा रहेगा और अंत में वही रुक जाएगा। इसलिए गाद तथा मिट्टी कणों को कुएं में जाने से पहले ही रोकना जरूरी है। इस संरचना का उपयोग पाइप के आवश्यकता अनुसार लंबाई का प्रावधान करते हुए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी किया जा सकता है। तो आगे बताएंगे, इसको आगे बताएंगे। इसका ड्राइंग आपको ये दिए ही रिचार्ज पिट का, और इसमें आपका चैम्बर भी इसमें दिया हुआ है, जो अभी आपकी बात आई थी ना। इसको हमको मिट्टी का
बारीक कण है उनको रोकना है, काट को रोकना है, इसलिए इसमें चैम्बर का प्रावधान किया गया ताकि आपके कुएं में मिट्टी और ये ना जाए। और ये अनिवार्य है चैम्बर बनाना, ध्यान रखना, नहीं तो मतलब बगैर चैम्बर के सीधा बना दिया और बाद में संरचना दिख रही लेकिन उसका उपयोग जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जो हम बड़ी संख्या में, मैं तो एक कहता हूं कि आप चाहो कि 50,000 1 लाख बनाना तो भी आप बना सकते हो, जिसको कई जिलों में तो प्रचलित है लेकिन कई जिलों में इसको लोग नहीं इसको ध्यान रखते हैं। ये भूमिगत डाइक, जिसको कई बार आप लोग कोई नाला ट्रेंचिंग के नाम से बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये अंडरग्राउंड डाइक जो है ना, इसमें परमिटेड एक्टिविटी है और ये हमारी सूची में 262 जो कार्य है उसमें 250 नंबर पे इसको दिया हुआ है। इसका जो हम आकार देखेंगे तो इसमें 1 मीटर बाई 0.6 मीटर और 3 मीटर इसमें गहराई। इसका ड्राइंग आपका भूमि का टाइप है, 10 मीटर नाली की लंबाई, 10 मीटर लंबाई। भूमिगत डाइक मिट्टी का एक ऐसा बांध है जो जमीन के नीचे स्थित परागम परतों से बहने वाले पानी को रोकता है। जमीन के नीचे पत्थर, रेत और अन्य पदार्थ अलग अलग परतों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ परतें जलयुक्त होती हैं तथा इन्हीं जल परतों का पानी हमें कुएं में उपलब्ध होता है। भूमिगत डाइक इन जल परतों में पाए जाने वाले पानी के प्रवाह को अनचाही दिशा में रिसने से रोकता है, जिससे पानी अपना रास्ता बदलकर आसपास के कुएं में प्रवेश करने के लिए बाध्य हो जाता है। भूमिगत डाइक से जमीन के अंदर ऐसा बांध निर्मित होता है जिसके द्वारा रोका हुआ पानी किसी का भी खेत नहीं डुबोता, ना ही बाष्पीकरण से इसके पानी में कोई कमी आती है। माने इसका अगर देखा जाए तो इससे जो पानी रुकता है उसका पूरा उपयोग हो जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका हम उपयोगिता स्थल चयन देखें, नाले में जहां भूमिगत डाइक या भूमिगत बंधारा बनाना हो उस नाले के दोनों किनारों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। अधिक से अधिक 3 मीटर गहराई तक की खुदाई की जाए एवं ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तथा नीचे की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यदि इस गहराई पर काली मिट्टी या हार्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो यह कार्य प्रस्तावित नहीं करना चाहिए। निर्माण स्थल पर यदि कम गहराई पर ठोस चट्टान मिलती है तो इस संरचना को बनाने में लागत कम आएगी। रिसाव रोकने के लिए काली मिट्टी की परत को ठोस बनाने की आवश्यकता होती है और अनेक बार इस परत के चारों तरफ पॉलीथीन LDPE की चादर के रूप में परत भी बिछाई जाती है। प्रत्येक डाइक के ऊपर एक बोल्डर चेक डैम का निर्माण किया जाए जिससे सतही जल एवं भूमिगत जल दोनों का बेहतर रुकाव हो सके। इसमें पॉलीथीन का उपयोग नॉर्मल टेम्पलेट में इसमें प्रावधान कर दिया है। इसमें आप ये मत सोचना कि पॉलीथीन यहाँ हम कह रहे हैं लेकिन टेम्पलेट में है कि इसमें राशि उसमें जोड़ी गई है। ये भूमिगत डाइक का आपका ड्राइंग है। नेक्स्ट संरचना हमारी शोकपेट है। ये भी हमारे उसमें 224-225 क्रमांक पर दिया है और इसमें हमारा लागत जो है 14,667 है। ये चूंकि पहले से टेम्पलेट पड़ा है इसलिए इसको ग्रुप में नहीं हो पाया, लेकिन आपको ग्रुप में इसको कर लेना है। इसमें भी आपका उपयोग अनुपात देखना तो हैंडपंप, कुआं, बोरवेल या दैनिक उपयोग में अनावश्यक बहने वाले जल को संचय करने सूक्त गड्ढा का निर्माण करके उस गंदे पानी का जीवन में सोखकर भूगर्भ में पानी जाकर पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। इसका आकार भी वही है, 3 मीटर बाई 3 मीटर बाई 3 मीटर है, 60-40 का इसका रेशियो है। इसका बेसिक यही है कि अपना रिचार्ज पिट और इसमें जो उसमें हम बरसात के पानी का उपयोग करते हैं उसका रिचार्जिंग के लिए, और इसमें जो हमारा वेस्टेज वाटर है चाहे वो हैंडपंप से निकला हो चाहे घरों से निकला हो उसके लिए हम उसका डिस्पोजल करते हैं। ये बेसिक इसमें सोकपेट और उसमें हम अंतर मानते हैं स्ट्रक्चर में। सोकपेट की तली में रेत, बजरी, मुरम, चचड़ा, पत्थर मिलाना फायदेमंद होता है। इससे सोकपेट और एकत्रित पानी जमीन में नीचे रखेगा। और इसमें आप लोग वो ईंट के टुकड़े भी काफी इस्तेमाल होते हैं, प्रचलित में है। ये पानी भी उसमें सोखती है, उसका फायदा भी होता है।
बारिश के गिरने की दर तथा उससे मिलने वाली पानी की संभावित मात्रा पर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का फैसला किया जाता है। अतः जितना बड़ा अहाता मकान आंगन बड़ा होगा, उतने अधिक 100 फीट बनाए जाएंगे। मोटे तौर पर एक घर के आसपास करीब 400 फीट बनाया जाना चाहिए। इन 100 फीटों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई अधिकतम 3 मीटर रखी जा सकती है। ये आपको ड्राइंग में भी ये दिखाया गया है। आपको पहले ऊपर सैंड है, दूसरा है आरबीएम मेटल है और फिर नीचे बोल्डर। तो ये आपको इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है। 3 मीटर में आपको 1.5 फीट का ये है, 0.75 मीटर 0.75 मीटर का सैंड और मेटल है, बाकी 1.5 मीटर बोल्डर। नेक्स्ट संरचना हमारी है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज पिट। तो इसको पुनर्भरण पिट गड्ढा द्वारा छत से प्राप्त वर्षा का जल संचय। ये भी नरेगा में काम इसको शामिल हुआ है। इसमें हम रूफ के टॉप वाटर को इसमें संग्रहित करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली छत के लिए हमने इसमें 2-3 टेम्पलेट हैं। तो ये पहला वाला हम जो बात कर रहे हैं, लगभग 100 वर्ग मीटर की अगर हमारी छत का एरिया है तो उसके लिए है ये। और ये हमारी सूची में जो है 266 नंबर कीमत है। और ये टेम्पलेट की मार्गदर्शक लागत है 22,461 है। और इसमें थोड़ा सा अनुपात जरूर, क्योंकि इसमें मटेरियल ओरिएंटेड वर्क है तो 52% इसमें लेबर है, 48% मटेरियल है। तो उसका उद्देश्य उपयोगिता स्थल चयन के बारे में देख लें। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाबत विभाग के पत्र क्रमांक 509/266/2016 में जारी हुआ है। पंचायत विभाग से 1/9/2016 को जारी हुआ है। और ENC प्रमुख अभियंता RES के द्वारा भी ये 5890 नंबर का पत्र है और 29 सितंबर 2016 को जारी किया गया है। कल भी मेल किया सभी। और इसको कल भी फिर से सभी इसको मेल किया गया है, उनके मेल पे इसको उपलब्ध कराया गया है। इसमें लिखा है छत का क्षेत्रफल 80 मीटर से अधिक ना हो, अधिक हो 36 मीटर से अधिक हो। तो इसमें हमने आपको 100 मीटर के लिए इसलिए बनाया है कि इसका भी पालन हो जाए। नेक्स्ट, इसमें वर्षा जल सतही अपवाह के रूप में बहकर नष्ट हो जाने से पहले सतह पर या उप सतह के एक्वीफर में एकत्रित या संचित किए जाने के तकनीक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये तो उसकी तकनीकी परिभाषा हो गई, लेकिन ये तो आप समझते ही हो कि जो छतों में जो पानी आपका बह के निकल जाता है, हम उसको कहीं ना कहीं संचयन की बात कर रहे हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये रूफ टॉप है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विभाग द्वारा निर्मित किए गए भवन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है, उनकी छतों में हमें इस काम को करना है। ग्राम पंचायत भवन, उनके लिए हमें काम करना है। तो इसके जो है ना तकनीक के बारे में बता दें हम। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज पिट ना, ये जो 100 वर्ग मीटर के लिए हम जो छत वाली हमारी छत है उसकी बात कर रहे हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज टैंक्स, पुनर्भरण खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा संचयन। पुनर्भरण खाई 200-300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली छत की भवन के लिए उपयुक्त है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स एंड पंप्स, उसमें मौजूदा नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन होता है। इसमें 200 से 300 वर्ग मीटर छत वाली छत के लिए भवन उपयुक्त है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू अबंडेंट ट्यूबवेल, जो अबंडेंट आपके परित्यक्त कुएं हैं, उनके लिए भी ये बड़ा उपयोगी साबित होगा, बशर्ते कि उनका छत का क्षेत्रफल कम से कम 1000 वर्ग मीटर हो। ये आपको वहाँ पे संरचना को चयन करना है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज पिट, जो 100 मीटर के लिए दिया गया उसका ये ड्राइंग में दिखाया भी गया, चित्र भी दिखाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो टेम्पलेट है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल हैंड पंप, ये 200 से 300 वर्ग मीटर के लिए है। इसके लिए भी हमने आपको ये बता दिया है। बात वही है इसका।
और इसके बाद नेक्स्ट है 1000 वर्ग मीटर के लिए भी है। इसमें नॉर्मल टेम्पलेट की लागत भी हमने बताई है 13,334 है। इसमें जरूर आपका लेबर पोर्शन कम है, 10-90 का रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल उपयोग होता है, इसलिए इसको गाइडलाइन भेजिए, उसको आप ठीक से पढ़ के उसके अनुसार उसको बनाएं। लेकिन ये अभी सिस्टम इसलिए बनाया जाना जरूरी है कि बरसात के पहले जब हम ये सब संरचनाएं पूरी बना लेंगे, तभी जाके हम वर्षा के जल को ठीक से उसका संचयन कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर इसको बनाते बनाते अगर हम जून के महीने में पहुंच गए तो फिर हमारा काम उतना नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत मेड़बंधान का काम भी इसमें है। तो ये हमारा अनुमत कामों में है, 15-16 नंबर पे है सूची में। और 100 मीटर के जो बंड की लंबाई है काली मिट्टी क्षेत्र में 19,241 रुपया उसका काउंटिंग है, गणना की गई है। इसमें मजदूरी समग्र अनुपात 80-20 का ही आपका रहता है। इसमें किसी जिले से मांग आई थी और मैडम ने, कमिश्नर मैडम हम लोग को निर्देश दिए थे कि इसमें मुरुम में भी, मुरमी क्षेत्र में ही मेड़बंधान का टेम्पलेट बनाया जाए। तो वो टेम्पलेट भी तैयार होके पब्लिश हो गया है। और उसमें मात्र थोड़ा सा आकार भर में चेंज है। काली मिट्टी क्षेत्र में जो आकार रखा है उसका 100 मीटर लंबाई की बात करी है और 0.45 मीटर और 2.55 मीटर इसका ये सेक्शन है। और ऊंचाई, इसमें ऊंचाई का अंतर है, 0.83 मीटर ऊंचाई ली है हमने, काली मिट्टी में है। और इसमें मुरम में भी जो है ना, मुरम में बॉटम पर थे हमारी, उसमें 2.55 ली है, 1.95 मीटर ली है। और ऊंचाई जो है वहां पर 0.83 है काली मिट्टी में, और मुरमी वाले क्षेत्र में 0.75 मीटर। तो ये स्टेबिलिटी के हिसाब से उतना जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ये। तो ये हमारा काली मिट्टी क्षेत्र में जो 100 मीटर लंबाई का हमारा जो मार्गदर्शी लागत है 19,241, और मुरमिली क्षेत्र में 18,611, थोड़ा सा उस पर अंतर है। और दोनों में रेशियो अनुपात अच्छा है, 80-20 का ही है। तो ये इसका बेनिफिट है। बाकी इसमें इसका हम ये देख लें कि इसका स्थल चयन के बारे में, कि हमारा भूमि शुल्क योजना जो पहले जारी हुई थी, फील्ड फंड उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो हम इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। भूमि विकास के अंतर्गत मेड़बंधान एक श्रेष्ठ गतिविधि है। मेड़बंधान एक भौतिक अवरोध है जो मिट्टी या पत्थर से बनाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ खेतों में मेड़बंधान नहीं है, वहाँ मेड़बंधान बनाने से संपूर्ण क्षेत्र के ढाल की लंबाई कम होने से जमीन पर बहने वाले वर्षा जल की गति कम हो जाती है। इसी कारण मिट्टी के क्षरण की तीव्रता कम हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी इससे बाहर बहकर नहीं जा पाती। इसके अतिरिक्त खेत में लंबे समय तक पानी को रोकने में भी मदद मिलती है, जिससे न केवल मिट्टी की नमी में बढ़ोतरी होती है, अपितु जमीन के अंदर पानी रिसने से भूजल संवर्धन में भी सहायता मिलती है। मिट्टी के कटाव को रोककर तथा मृदा में नमी संरक्षण, जल संरक्षण द्वारा कृषि भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा तथा कृषि उपलब्ध भूमि को भी कृषि हेतु उपयोगी बनाया जा सकेगा। माने मेड़बंधान का जो आपको कितने सारे बेनिफिट हैं, ये आप इसमें ध्यान रखो, बशर्ते कि इसको प्रॉपरली बनाया जाए। पर क्षेत्रीय मेड़बंधान निर्माण के लिए कम एवं मध्यम, मतलब 6 से 10% उपयुक्त होता है। जहाँ पे आपका 6 से 10% वाला स्लोप है, वहां पर मेड़बंधान बड़ा उपयुक्त है। सामान्यतः मेड़बंधान परमेबल सॉइल, लैटेराइट, शैलो, मीडियम ब्लैक सॉइल में अत्यंत प्रभावी होता है। पर क्षेत्रीय मेड़बंधान उन क्षेत्रों में नहीं ली जाना चाहिए जहां जल निकासी एक समस्या है। मेड़बंधान के आधार की चौड़ाई इस प्रकार होना चाहिए कि मेड़ के एक तरफ पानी इकट्ठा होने पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के फलस्वरूप सीपेज का पानी दूसरे तरफ के टो के ऊपर से बाहर ना निकले। ये आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ध्यान रखने का बात है। मेड़बंधान के ऊपर की चौड़ाई सामान्यतः 1 फीट से 2 फीट होना चाहिए ताकि आदमी तथा मवेशी आसानी से निकल सके। क्षेत्रीय मेड़बंधान के निर्माण हेतु अर्थवर्ग की गणना, अर्थवर्ग आयतन प्रति हेक्टेयर
घनमीटर बंधन के अंतस्थ का क्षेत्रफल, बंधन की लंबाई इससे गणना की जाती है। इसका ये आपको ड्राइंग भी दिया है। पहला वाला आपका जो है 0.5 मीटर टॉप विड्थ है, नीचे 2.55 मीटर विड्थ है, स्लोप 1.25:1 रखा है। और आपका दूसरा उसमें बेस पे आप यह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वाटर एब्सॉर्प्शन ट्रेंच, जल अवशोषण खंती 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में ये आपको 448 बनेगी। और ये आपका मनरेगा के अनुमत काम है, 242 नंबर पर अनुमत है ये। और इसका जो आकार वो 3 मीटर बाई 0.5 मीटर है। मजदूरी समय 84.16 है। कंटूर ट्रेंच कंटूर पर बनाई गई खंती को कहते हैं। कंटूर ट्रेंच किसको कहते हैं? वो कंटूर पे हम जो खंती बनाते हैं ना, उसको तो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कंटूर के नाम से जाना जाता है। कंटूर पर खोदी गई खंती पानी को अपने में ही अधिक से अधिक समाये रख पाती है, ऐसी खंती कंटूर ट्रेंच कहते हैं। कंटूर ट्रेंच की समस्त तली एक ही समान तल पर स्थित होने के कारण उसके अंदर जमा पानी स्थिर रहता है। ये इसकी विशेषता है। ट्रेंच में पानी इकट्ठा होने से आसपास की जमीन में नमी बढ़ती है, चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्यों में सहयोग मिलता है। ट्रेंच का निर्माण मालवा एवं उत्तरी बुंदेलखंड में करना अधिक लाभदायक है। भुरभुरी तथा कच्ची बलुआ पत्थर की चट्टानों के क्षेत्र में इनका निर्माण ज्यादा लाभदायक है। ट्रेंचों खोदी गई मिट्टी से भरने से ट्रेंचों को खोदी गई मिट्टी से भरने से बचाने के लिए उनके नीचे की ओर घास अथवा पौधारोपण की समुचित व्यवस्था करना की जाना चाहिए। जो मिट्टी खोलते हैं उसको नीचे की तरफ डालेंगे तो वो पुनः नहीं भरेगी, तो उसमें हमने वृक्षारोपण पौधारोपण कर दिया, घास लगा दिया, तो वो हमारा लंबे समय तक उपयोग रहेगा उसमें। इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई का फैसला बेकार बहने वाले बरसाती पानी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस तरह दो ट्रेंचों के बीच का अंतर पानी की मात्रा एवं ढाल के आधार पर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। इसका जो ड्राइंग भी आपको दिखाया गया है, कैसे आपको बनाना है। इस तरह ट्रेंच से ये डिफरेंट है, एक के नीचे एक ये बनती है। पूरी पीपीटी सिक्कर पे डाल दी गई। पूरी पीपीटी ये सिक्कर पर उपलब्ध है, टेम्पलेट पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं सभी अपने इंजीनियर बंधुओं से और जो भी इसमें पीओ नरेगा और एपीओ और जो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अब आपकी सहूलियत के लिए ये चीज टेम्पलेट कमिश्नर मैडम के माध्यम से उपलब्ध हो गए हैं। तो आप इसका लाभ लेते हुए इसका पूरा फायदा लें और ये भर ध्यान रखें कि इसकी कॉपी नहीं करना है। मौके पे जो आवश्यकता है उसके ही आकार पर जो आपके वहाँ पे आकार रखना है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत है उसके हिसाब से आप चेंज करें। जितनी संख्या में है उतनी संख्या में आप नॉर्मल टेम्पलेट में ले सकते हैं। छोटे छोटे कामों को ग्रुप में लें, और ग्रुप में हमने आपको ये बता दिया है कि आप जब अपना टीएस करेंगे तो उसमें आप अब लिखिए उसमें CTR, जैसे आपने कहा कि आप गली प्लग बना रहे हैं तो आपने लिखा CTR वर्क सही, गली प्लग का आपने कहा GP पर स्लैश करके उन्होंने कहा G आप लिख 8 अगर हैं आपके या 10 हैं या जितने भी हैं तो आपको ये पता चल जाएगा उसमें नंबर से कि आपका कितने स्ट्रक्चर के लिए ये सैंक्शन हुई है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। सभी को हम चाहेंगे कि इसको और अध्ययन भी कर लें, और जिस किसी को कोई भी कुछ इसमें दिक्कत है पूछना है तो अपना शिखर ग्रुप में उसमें पूछ लें, हम लोगों से आप बात कर लें। सुबोध जी अग्रवाल और हमारे आदित्य भंडारी जी, इन लोगों ने लगातार इसमें कई दिनों से ये मेहनत कर रहे थे और इनको लगातार ये अपना निमजे साहब तो हम लोगों से संपर्क रह के उसमें पूरा इन्होंने काफ़ी इसको समय तो इन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी समय दिया तब जाके हो पाया, नहीं तो हो सकता थोड़ा और समय लगता। लेकिन हम अंत में हमारे कमिश्नर मैडम को ये बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को जल्दी ही कहा कि इसको ये टेम्पलेट आप जल्दी नीचे फील्ड में लोगों को पहुंचा दो।
और पीओ नरवा को और सभी को इंजीनियर्स को इसके बारे में बता भी दो, सो दैट उनका समय बचे और कैश द रन के कामों में जो अभी वो धीमी प्रगति चल रही है उसमें गति आए। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि अगले उसमें जो भी आपका रिव्यू होता है उसमें अच्छा खासा नाम गलत लिख दिया तो आप जैसे लिख दिया मिनी पर्कुलेशन टैंक भी ड्राइंग में थोड़ा सा ड्राइंग में वो मिनी पर्कुलेशन टैंक लिखा जाना था, उसकी जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड लिख दिया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे, बाकी ये ठीक है। सर इन सभी स्ट्रक्चर होगी कंफ्यूजन है। हेलो सर, सर धन्यवाद सर, ये सभी स्ट्रक्चर होगी अगर ड्राइंग और मिल जाती है हमको इसके माध्यम से। पीडीएफ जो आवाज नहीं आ रही है, ड्राइंग पीडीएफ शेयर की है ना, उसमें ड्राइंग है सर। पीडीएफ कहाँ पर शेयर किए है? हेलो सर, में शेयर की है, आपके साथियों से मिल जाएगी आपको जिले से ले लीजिएगा। सर पीडीएफ नहीं मिली सर, किसको भेजी है सर? जिले के ग्रुप से, जहां से आपको ये मैसेज मिला है वहीं से ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी सर। ठीक है जी 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 जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सागर से प्रोदिया जी बोले सर। मैं सर ये एक दो पॉइंट जो आए थे मेड़ बंधान के संबंध में। जैसे मेड़ बंधान यदि अपन लो कंटूर पे करें कोई फील्ड पे तब वो कारगर होगी। यदि फील्ड बंडिंग पूरी करा दे, पूरी उसकी वो लोग कैंपस पूरा फील्ड के आधार पर उसकी बंडिंग करते हैं, तो कंटूर पानी रोकता है वो अपना केवल वही बंधना चाहिए, उसी को बंधान करना चाहिए। तो कमरोदिया जी जो दिशा निर्देश जो यहाँ से डिटेल में दिए गए हैं ना जी, वो आप उनको और एक बार और पढ़ लीजिएगा। और ये हमने जो आपको दिया है ये मार्गदर्शी है, नहीं आपको ये बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि ये जो दिया है ये इतना मैडम ने ये करवाया है कि आपको वो सारे आइटम जो एक एक आप पिकअप करते हो तो आपको एक साथ उपलब्ध हो जाए, उसमें आपका समय बचे, इसमें करवाए। बाकी आपको मौके पे जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको परिवर्तन करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर से नहीं हो रहा, उसके हटके स्थिति बन रही है तो मशीन में आप बनाते हो न्यू वर्क का सिलेक्ट करके ऐसा बना के आपको दूसरा एक और पॉइंट है ये कंटूर बंडिंग ये इसका ट्रीटमेंट जो हेक्टेयर एरिया से होना चाहिए। तो अपने हमारा वर्क जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से यूनिट इसकी होना चाहिए। अब ये क्या दिक्कत है, यदि गिनती करके डालेंगे तो संख्या तो लाखों और हजारों में आएगी। नहीं तो मैंने आपको बता दिया ना भैया, तो हमने आपको वही तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आपके छोटे छोटे वर्क्स हैं ना उसको करना है कि एक का पहले हमने वही बताया है। सबसे पहला पेज जो हमारा पीपीटी का है ना उसमें लिखा हुआ है, गिनती नहीं कर सकते ना सर। चलो हम मोबाइल कर इसलिए हमारे पीयूष जी ने पहले हमको बता दिया था कि हमारा जो इंडिविजुअल वर्क है उसमें 10 से ज्यादा हम उसमें प्रवेश करते हैं, माने 10 हितग्राहियों के लिए हम एक ही टीएस कर सकते हैं। चार गली प्लस बन रहा है एक भूमि में, 10 हितग्राही हैं आपके वहां पे, मान लो 10 के हिसाब से मान लो 50 या 60 बनना है तो वो आपको एक ही टीएस होगा। सर एक निवेदन था सर, एक निवेदन था सर कटनी से निवेदन सर एक निवेदन था जोर से सर। जो ग्रुप में जो स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं, जैसे एलबीएस अपन अगर एक श्रृंखलाबद्ध ले रहे हैं किसी नाले पर, या सपोज करिए मेड़ बंधान अपन एक से अधिक गहराई की ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है सर जियो टैगिंग की, क्योंकि जियो टैगिंग में वो तीनों स्टेज में एक ही जगह का जियो टैग लेता है। तो फिर अपन जियो टैगिंग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एक से अधिक स्ट्रक्चर बने हैं वो मौके पर है या नहीं,
या फिर वो जियो टैगिंग में आ ही नहीं पाएंगे, तो सर इसका क्या सर सोल्यूशन होगा? ठीक है, ये चर्चा कर लेना अब मुझसे आप अलग से, मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा आपको कैसे करना है, नंद किशोर जी। ठीक है, सागर से एन के विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सर। सर ये ग्रुप इतना बड़ा है कि सारे लोग अनम्यूट कर लेते हैं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, ज्यादा सवाल जवाब इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, हम लोग आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है। सर क्या है, ग्रुप में हम लोग सब लोग जुड़े हुए नहीं है नहीं सर। फाइन, बट यहाँ आप जवाब नहीं ले पा रहे हैं ना, देख रहे हैं आप सर अनुरोध था कि ये जियो टैगिंग वाली बात कॉमनली बता दें, सभी के साथ दिक्कत है ये। ओके ओके, जब आप एक से ज्यादा जॉब कार्ड नंबर वर्क के अगेंस्ट तो जियो टैगिंग के लिए दिखता है, तो उसका सबका आप अलग अलग जियो टैगिंग तीनों स्टेज का कर पाएंगे। ठीक है सर, कम्युनिटी वर्क में जॉब कार्ड नंबर तो सर ठीक है, जैसे कम्युनिटी वर्क में जैसे एलबीएस स्ट्रक्चर है तो वो एक ही श्रृंखलाबद्ध में आपका एक लगभग 1 किलोमीटर में बन रहा है हर 20-20 या 30 मीटर पे, तो सर वो सारे के सारे जियो टैगिंग में आना संभव नहीं है। 20-30 किलोमीटर का नहीं लेना है, नहीं 1 किलोमीटर में हर 100 मीटर पर अगर एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो सर वो जो 1 किलोमीटर का एरिया का स्ट्रक्चर है वो सारे उसमें कवर नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस तरह से लेना है कि जितना भी आपका एक फोटो में आ जाए, 4, 6, 10 उतना ही दीजिए, 1 किलोमीटर तक मत जाइए सर। लेकिन सर जो एलबीएस स्ट्रक्चर है जो नालों पर बनते हैं वो सर हमेशा लगभग 50-100 मीटर की दूरी के बाद ही दूसरा बन पाता है। ठीक है, तो जितना आ रहा है उतना ही लीजिए ना, ये थोड़ी ना है कि लेना ही है आपको। तो सर उसकी कॉस्ट सर कम हो जाती है, यही चीज तो सर करना है। एक्चुअली जो टीएस होनी है सर वो आपका पूरा चला। हाँ सर ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। अब और प्रश्नों के उत्तर के लिए आप जो भी प्रश्न हैं आपके वो उचित माध्यम से भेज दें, उन सभी के जवाब दिए जाएंगे। अभी चूंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत अधिक है इसलिए सभी के जवाब यहाँ पे नहीं दिए जा पा रहे हैं। धन्यवाद।